सही हो गया, चले ठीक है। अच्छा, हमने लैन के बेसिक प्रोटोकॉल्स देख लिए हैं, अब हम देखते हैं कि लैन के जो एड्रेस होते हैं वो क्या होते हैं। तो आप लोगों ने अक्सर मैक एड्रेस का वर्ड सुना होगा। तो बेसिकली मैक एड्रेस जो होता है वो हमारे पास लैन की आइडेंटिफिकेशन होती है बेसिकली। तो ये 48 बिट का होगा। तो 48 बिट का मतलब है कि आपके पास यहाँ पे 6 बाइट्स होने चाहिए। तो आपके पास इस तरह के आपके पास मैक एड्रेस का फॉर्मेट ही होगा कि आपके पास 2 हेक्स के यहाँ पे होंगे, एक बाइट बना रहे होंगे, फिर सेकंड हेक्स का होगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो जहाँ भी आपके पास यहाँ पे ये आपके पास इस तरह के फॉर्मेट में लिखा हुआ हो कि आपके पास यहाँ पे 48 बिट्स बन रहे हो, तो वो आपके पास मैक एड्रेस होगा यहाँ पे लाजमी। जैसे मैक एड्रेस का यहाँ पे है कि ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की रोम के अंदर बर्न किया होता है कि आपके पास ये हार्डवेयर में सेट होगा आपके पास। तो लैपटॉप की बैक पे लिखा होता है या आपके कंप्यूटर्स की बैक पे लिखा होता है कि आपके लैन कार्ड का मैक एड्रेस ये है। लेकिन जो आईपी एड्रेस होता है वो आपका हर दफ़ा चेंज हो रहा होता है, वो आपको लीज पे मिल रहा होता है, वो आपको एक्सपायर हो जाएगा, फिर आपको नया मिल जाएगा। अच्छा, थ्योरेटिकली देखा जाए तो मैक एड्रेस आपको बर्न होता है, लेकिन काफ़ी केसेस के अंदर ये सॉफ्टवेयर के अंदर आप उसको सेट भी कर सकते हो। तो काफ़ी केसेस ऐसे हैं कि आप उसको मैन्युअली खुद से भी इसको चेंज कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा एक तरह का इलीगल काम है, यहाँ पे हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हम कर सकते हैं। तो अगर आप मैक एड्रेस चेंज कर लो अपना, तो बेसिकली आप किसी और की आइडेंटिफिकेशन को बेसिकली चोरी कर रहे हो उसके अंदर। तो ये काफ़ी क्रिटिकल चीज़ें यहाँ पे, क्योंकि मैक एड्रेस परमानेंट होता है, तो अगर आप किसी और का एज्यूम कर लोगे तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है इसके अंदर। तो थ्योरेटिकली ये फिक्स्ड होता है, लेकिन एक्चुअली ये चेंज हो सकता है। हालांकि ये उसकी रॉम के अंदर बर्न होता है, लेकिन फिर भी चेंज हो सकता है यहाँ पे। अच्छा, फिर देखते हैं कि अगर आप एक नेटवर्क को देखो यहाँ पर, तो आपके पास हर नेटवर्क के ऊपर, हर कंप्यूटर के ऊपर एक आईपी एड्रेस भी होगा और एक मैक एड्रेस भी होगा यहाँ पे। अच्छा, फिर दूसरा ये है कि यहाँ पे अगर आपके पास लैन की अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर इस सबनेट की बात करें, तो वो डायरेक्टली आईपी एड्रेस से कम्युनिकेट नहीं करते। उनको बात करने के लिए, इंटरनेट कार्ड्स को बात करने के लिए मैक एड्रेस की ज़रूरत है लाजमी। उसकी मेन वजह क्या है? इसकी मेन वजह है कि अगर दरमियान में जो आपके पास स्विच लगा होता है, जहाँ से सारे कनेक्टेड होंगे, अगर स्विच की बात करूँ, तो स्विच जो होता है वो खाली डेटा लिंक लेयर तक काम करता है, इसकी कोई नेटवर्क लेयर नहीं होती। तो इसके पास एक फिजिकल लेयर होगी और उसके ऊपर डेटा लिंक लेयर होगी। तो इसके पास कोई नेटवर्क लेयर नहीं होती है, इनके स्विच का तो आईपी एड्रेस नहीं होता। वो आपको याद होगा, स्विच ही तो रिस्पॉन्सिबल है कि आपके पास कुछ पैकेट अगर आप लाइन में सेंड करना हो तो वो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के पास पहुँचाते हैं, ब्रॉडकास्ट करे, वो स्विच का काम होता है यहाँ पे। तो स्विच के पास आईपी एड्रेस नहीं है, स्विच के पास खाली यहाँ पे मैक एड्रेस है। तो इसका मतलब लैन के इंटरनली आपके पास जो एक्चुअल कम्युनिकेशन हो रही होगी, बेसिकली वो मैक एड्रेस की बेस पे हो रही होगी। लेकिन आपने गौर किया होगा कि हम जो एक्चुअली प्रोग्राम्स लिखते हैं, हम तो खाली आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं यहाँ पे, हम मैक एड्रेस तो कभी यूज़ नहीं करते, ना हमने कभी फाइंड आउट किया कि हम मैक एड्रेस क्या है मेरे पास। तो हम तो डायरेक्टली यहाँ पे आईपी एड्रेस यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि अगर ये काम हमने मैक एड्रेस के थ्रू करना है, वो हम यूज़ आईपी एड्रेस करते हैं, तो हमें यहाँ पर कुछ ट्रांसलेशन सर्विस चाहिए होगी। तो हमें कोई प्रोटोकॉल चाहिए होगा जो क्या कर रहा होगा, इनको आपस में ट्रांसलेट कर रहा होगा कि अगर आप मैक एड्रेस दो तो आपको आईपी एड्रेस मिल जाए, अगर आप आईपी एड्रेस बताओ तो आपको मैक एड्रेस यहाँ पे मिल जाए। तो हमें कोई यहाँ पे ट्रांसलेशन सर्विस यहाँ पे चाहिए इस टर्म को, इस लैन को ऑपरेट करवाने के लिए हमें ट्रांसलेट ही करना पड़ेगा, वरना ये पॉसिबल नहीं है। और फिर दूसरी बात ये कि मैक एड्रेस आपके पास कहाँ से एलोकेशन होती है, इसको आई ट्रिपल ई मैनेज करता है। आई ट्रिपल ई मैक एड्रेसेस की पूरी रेंजेस उठा कर डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स को असाइन करता है कि अगर एच वाले हैं तो आप ये रेंज यूज़ कर लो, तो इसी तरह आपके डेल वाले ये रेंज यूज़ कर लो, तो हर एक को डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस असाइन कर रहा होता है। तो अगर देखा जाए तो मैक एड्रेस आपके नादरा के आईडी कार्ड नंबर की तरह से ऑपरेट कर रहा है कि ये इट्स सपोज टू बी फिक्स्ड, कि चेंज ना हो सके कभी भी, लेकिन एक्चुअली हम कहते हैं कि चेंज हो सकता है। तो जिस तरह कुछ लोग 2 नंबर आईडी कार्ड बनवा लेते हैं सेकेंडरी भी, तो इस तरह यहाँ भी आप चेंज कर सकते हो। इतना मुश्किल नहीं है काम। और जो आईपी एड्रेस होता है कि वो जिस तरह हमारे पोस्टल एड्रेस हैं जो हमारे चेंज होते रहते हैं, तो वो लिनियरिटी यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो लेकिन आपके लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर मैक एड्रेस इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका जो लैन नेटवर्क बनेगा या घर के अंदर जो आपका वी लैन बनता है यहाँ पे, वर्चुअल लैन जो आपके पास बन रहा है, छोटे मोटे जो नेटवर्क्स बना रहे हैं उसके अंदर मैक एड्रेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सारी कम्युनिकेशन है ही मैक एड्रेस के बेस पे। लेकिन अगर आप अपने लैन से बाहर निकल जाओ, अगर हम ग्लोबल नेटवर्क की बात करें, फिर आईपी एड्रेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आउटसाइड ऑफ योर लैन आपका आईपी एड्रेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन अगर आप लैन की बात करें फिर आपका मैक एड्रेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरह का नेटवर्क है यहाँ पे। फिर दूसरी बात है कि मैक एड्रेस का यहाँ पे बेसिक फ़ायदा क्या है कि ये बहुत ज़्यादा पोर्टेबल है। तो अगर आप एक कंप्यूटर को रिमूव करके किसी दूसरे नेटवर्क में ले जाओ, तो आपका मैक एड्रेस आपके साथ जाएगा। तो ये एक तरह से पोर्टेबल एड्रेस इसको यहाँ पे कहते हैं।
लेकिन आईपी एड्रेस आपका पोर्टेबल नहीं होता, क्योंकि आपके पास जो से सबनेट का आप हिस्सा हो उसी स्कीम के मुताबिक आपको आईपी एड्रेस असाइन हो रहा होता है। तो ये अगर आपको स्टैटिक आईपी मिला होगा, तो अगर आप अपनी सबनेट चेंज करोगे तो आपका आईपी एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, लेकिन मैक एड्रेस आपका चेंज नहीं होता थ्योरेटिकली स्पीकिंग। अच्छा, अब हम देखते हैं कि वो ट्रांसलेशन वाला काम कैसे होगा, कि अगर हमने बेसिक काम से आपके ईथरनेट कार्ड्स अगर आपके मैक एड्रेस पे काम करते हैं, लेकिन हम यूज़ तो आईपी एड्रेस करते हैं ये कनेक्ट करने के लिए, तो कैसे ही सब कुछ पॉसिबल है यहाँ पे। तो इसके लिए हमें चाहिए होता है कि एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ARP। ये ARP बहुत फेमस प्रोटोकॉल है, बहुत ज़्यादा वेल नोन प्रोटोकॉल है ARP। तो ARP के बगैर कोई भी लैन ऑपरेट हो नहीं सकता। तो होता क्या है कि आपके यहाँ पर लैन के हर कंप्यूटर के पास एक ARP टेबल होता है हमारे पास बना हुआ। उस ARP टेबल के अंदर हम क्या मेंटेन कर रहे होते हैं, हम यहाँ पे आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस की मैपिंग को स्टोर किया होता है हमने। तो हर के पास अपना इंडिविजुअली एक टेबल होगा यहाँ पे ARP का। तो फिर आखिर में यहाँ पे एक TTL होता है, इन टाइम टू लिव, यानी कितनी देर के बाद वो आपका एक्सपायर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपके पास 3 एंट्रीज यहाँ पे होती हैं। थर्ड एंट्री अक्सर इग्नोर की होती है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल का तो हिस्सा है TTL, लेकिन अक्सर लोग इसको स्किप कर रहे होते हैं यहाँ पे। तो आपको ये 2 चीज़ें तो कन्फर्म मिलेगी, थर्ड की गारंटी नहीं है कि आपको ये नज़र आए टेबल के अंदर। अच्छा, तो अज्यूम करते हैं कि सपोज करो कि कंप्यूटर नंबर A ने उसी सबनेट के अंदर कंप्यूटर नंबर B से बात करनी है। तब A के पास A का ये मैक एड्रेस है और ये A का आईपी एड्रेस है यहाँ पे। अच्छा, चूंकि अब A के पास अभी कोई टेबल नहीं है, अगर A का हम ARP टेबल देखें तो एम्प्टी पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो इसको नहीं पता कि मैंने B से जो बात करनी है तो B का मैक एड्रेस क्या है। तो अगर B का मैक एड्रेस के पास नहीं है तो क्या होगा, तो फिर वो उससे बात नहीं कर सकता। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। अच्छा, अब आपको जिस तरह हमें आईपी एड्रेस पे हमें याद होगा कि अगर आपके पास ये वाला आईपी एड्रेस हो और आप सपोज करो कि, तो आपके पास यहाँ पे एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस बनता है जो कि नॉर्मली आपका जितने स्लैश करके लिखा हो उसके आखिरी वाले को हम जिसमें होस्ट वाले पार्ट को हम सारा बंद कर देते हैं। तो सपोज करो कि अगर आपका आईपी एड्रेस यहाँ पर है 192.168.1.x कुछ है और स्लैश करके हम यहाँ पर 24 लिख रहे हैं, तो हमें पता है कि आखिरी जो होगा आपके पास ये होस्ट का पार्ट होगा। और अगर इसको हम सारे के सारे को बंद कर दें बाइनरी के अंदर, तो ये 255 बन जाता है। तो इस आईपी एड्रेस को हम कहते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस आपका। तो ये आईपी एड्रेस में ब्रॉडकास्ट एड्रेस आपका ये बनेगा। फिर इसी तरह एक मैक एड्रेस भी होगा आपके पास। तो अगर आपके मैक एड्रेस में सारे के सारे FF लिख रहे हो, तो आप पूरा मैक एड्रेस अगर आप FF से भर रहे हो उसको, तो उसको हम कहते हैं कि ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है आपका। तो ये सारे F जब भी हम लिखेंगे तो वो आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस बन जाएगा डेटा लिंक लेयर के ऊपर, मैक एड्रेस ये वाला। अब चूंकि यहाँ पे A के पास प्रॉब्लम क्या आ गई कि A को B का मैक एड्रेस नहीं पता, तो A क्या करेगा, अब यहाँ पे ब्रॉडकास्ट करेगा। तो इसके लिए उसने क्या यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस यूज़ करने हैं, सारे एफ्स उसने यहाँ पे यूज़ करने हैं। तो सारे एफ का मतलब है कि आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो अपने लैन के अंदर। तो उस सबनेट के अंदर हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं यहाँ पे डेटा लिंक लेवल पे यहाँ पे। तो अब क्या होगा, सबको ये यहाँ पे ये एक क्वेरी मिलेगी यहाँ पर, ये ARP के प्रोटोकॉल की बनी है, तो C को भी मिलेगी, D को भी मिलेगी और B को भी मिलेगी। तो बी का जो ड्राइवर होगा इंटरनेट का, वो खाली रिस्पॉन्ड बैक करेगा, क्योंकि इसका नाम यहाँ पे लिखा होगा कि मुझे यहाँ पे इसका मैक एड्रेस चाहिए। तो वो क्या करेगा, खाली वो रिप्लाई बैक करेगा। तो वो यहाँ पर अपनी तो वो यहाँ पे अब पैकेट यहाँ पे बनाएगा, यहाँ पे सोर्स मैक लिखा हो जो जहाँ पे वो यहाँ पर अपना यहाँ पे आईपी एड्रेस बेसिकली यहाँ पे रिस्पॉन्ड बैक कर रहा होगा इसके अंदर। और जब आईपी एड्रेस को वापस मिल जाएगा तब जाके मैक एड्रेस मिल जाएगा उस आईपी एड्रेस के रेलिवेंट यहाँ पे रिस्पेक्ट में। तो उसके बाद फिर A B से कनेक्ट कर सकता है कि अब उसके पास उसका मैक एड्रेस आ गया हुआ है। तो उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है। तो अब इसका यहाँ पर टेबल अपडेट हो जाएगा। तो A के टेबल के अंदर यहाँ पे एंट्री आ जाएगी इसके कि ये जो यहाँ पे ये जो आपके पास आईपी एड्रेस है यहाँ पे 196.7.14, तो उसका यहाँ पे मैक एड्रेस ये वाला है यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे ये ARP काम करता है। अच्छा, अब हम यहाँ पे लाइव डेमो देखते हैं। तो देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ARP का टेबल कहाँ मेंटेन हो रहा है, उसको कैसे ये अपडेट होता है। तो हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे CMD को ओपन करते हैं और अगर मैं यहाँ पे ARP की कमांड यूज़ करूँ यहाँ पर, तो बेसिकली ये आपको ARP के साथ डील कर रहा होता है यहाँ पे आपकी CMD की विंडो के अंदर। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ARP डैश करके A, तो आपको यहाँ पे एक टेबल से नजर आ रहा होगा यहाँ पे। अच्छा, इस टेबल के अंदर आप चेक करो, यहाँ पे पहले इंटरफेस की बात की गई यहाँ पे। तो आपके पास ऊपर एक इंटरफेस दी हुई है, नीचे एक इंटरफेस दी हुई है।
तो अगर आप दोनों के आईपी एड्रेस की स्कीम्स को चेक करो यहाँ पर, तो इसका यहाँ पर स्नैपशॉट यहाँ पे ले जाता हूँ। अगर मैं फर्स्ट वाले का यहाँ पे आईपी एड्रेस की स्कीम यूज़ करूँ तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि बेसिकली वाईफाई कनेक्शन की बात हो रही है, क्योंकि वाईफाई का सेपरेट स्ट्रॉन्ग है। और अगर मैं ये वाले आईपी एड्रेस की स्कीम चेक करूँ तो मुझे अंदाज़ा होगा ये मेरे लैन नेटवर्क की बात हो रही है कि लैन की आईपी स्कीम इस तरह की है। तो इसका मतलब मैं वाईफाई को अगर देख रहा हूँ तो मैं लैन को मैं यहाँ पे इग्नोर कर दूँगा कि मुझे लैन की मैंने यहाँ पे मैपिंग नहीं देखनी, वाईफाई की देखनी है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे चेक करो कि यहाँ पे आपके पास एक फर्स्ट आईपी एड्रेस लिखा हुआ 10.4.38.5। अच्छा, ये जो आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, जो .1 वाले जो होते हैं नॉर्मली, वो बेसिकली आपके स्विच के आईपी एड्रेस की हमें बात होती है। तो ये कह रहा है कि आपका जो स्विच है यहाँ पर नेटवर्क का, उस स्विच का यहाँ पे मैक एड्रेस ये होगा कि 002EC7DD27F5 है। और आगे लिखा हुआ है डायनेमिक टाइप है, तो ये चेंज हो सकती है। तो अगर ये डायनेमिक टाइप के है यहाँ पे, जिसका मतलब कि इसके अगेंस्ट यहाँ पे कोई टाइम टू लिव भी होना चाहिए। तो इंटरनली कोई एंट्री होगी टाइम टू लिव की भी यहाँ पे। फिर यहाँ पे सेकंड एंट्री चेक करो, ये एंट्री क्या है 10.4.39.255। अच्छा, अब हमें पता है कि तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस लग रहा है देखने के अंदर। तो अगर आप चेक करो उसका मैक एड्रेस, तो मैक एड्रेस में क्या लिखा हुआ है, सारे एफ्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, और आखिर में लिखा हुआ स्टैटिक यहाँ पे। इसका मतलब कि फिक्स किस्म का स्टैंडर्ड एड्रेस है यहाँ पे, ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि सारे एफ का मतलब ब्रॉडकास्ट होता है, और 255 का मतलब भी आईपी एड्रेस भी ब्रॉडकास्ट वाला है यहाँ पे। तो बेसिकली आपके पास एक्चुअली देखा जाए तो हाल आपके पास एक आईपी एड्रेस का यहाँ पे मैक एड्रेस पड़ा हुआ है, बाकी सारे आपके पास वैसे ही पड़े हुए हैं जो कि स्टैटिकली खुद से फिक्स किए हुए हैं, वो एक्चुअली यहाँ पे डिवाइसेस नहीं पड़ी हुई। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं किसी नई डिवाइस को यहाँ पे पिंग करता हूँ जिसका यहाँ पर आईपी एड्रेस नहीं पड़ा हुआ, और फिर देखते हैं ये सिस्टम कैसे बिहेव करता है, क्या होता है, क्या ये एड्रेस, ये एआरपी टेबल्स का अपडेट होता है कि नहीं होता। तो हम ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अच्छा, तो अब मैंने यहाँ पे क्या करना है कि मैंने यहाँ पे पिंग करना है एक डिवाइस को, तो मैं यहाँ लिखता हूँ पिंग 10.4.38 38.76 को मैंने करना है यहाँ पे। अच्छा, अभी ये एंट्री यहाँ पे टेबल के अंदर आपको नज़र नहीं आ रही होगी, 10.4.38.76, इसकी यहाँ पे कोई एंट्री मिसिंग है। तो इसका मतलब है कि अब इसको एआरपी प्रोटोकॉल यूज़ करते हुए ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा डिवाइस से कि आप अपना मैक एड्रेस मुझे बताओ, तब जाके कनेक्शन पॉसिबल होगा। बाय डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता पिंग यहाँ पे। तो हमें क्या करता हूँ, यहाँ पे वायर सार्ट को भी यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ARP, और मैं यहाँ पे एक्टिवेट कर लेता हूँ ARP के प्रोटोकॉल को यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर तो मैंने ARP की यहाँ पे फिल्टरिंग ऑन कर दी। अब मैं जब यहाँ पे पिंग करूँगा इसको, तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, पहली बात ये कि आपके पास पिंग का रिस्पांस आ गया यहाँ पे। जब आपके पास पिंग का रिस्पांस है, इसका मतलब डिवाइस आपकी काम कर रही है। तो इससे पहले ज़रूर ARP भी इन्वॉल्व हुआ होगा, तभी इसके पास मैक एड्रेस है, तभी इसके पास पिंग का रिस्पांस आया यहाँ पे। अच्छा, अब ज़रा हम दोबारा से ARP टेबल देखते हैं कि 38.76 का टेबल की एंट्री यहाँ पे आई कि नहीं आई। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ARP-A लिखता हूँ यहाँ पर, तो आप चेक करो कि अब नई एंट्री यहाँ पे आ गई हुई है 10.4.38.76 की, और यहाँ पे एक नया मैक एड्रेस यहाँ पे अपडेट हो गया हुआ है, और आगे लिखा हुआ टाइप डायनामिक। तो इसका मतलब कि पहले मैक एड्रेस फाइंड किया इस आईपी एड्रेस के अगेंस्ट, और उसके बाद इसको उसने पिंग किया। अच्छा, अब ये देखने के लिए कि प्रोटोकॉल क्या हुआ था एग्जैक्टली इसका, हम पीछे वायर सार्ट पे जाते हैं, वहाँ देखते हैं क्या स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये था फर्स्ट पैकेट यहाँ पर। तो ये फर्स्ट पैकेट के अंदर देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है। इसके अंदर आपके पास यहाँ पर उसने यहाँ पे क्वेरी बनाई है। यहाँ पे क्वेरी क्या कह रही है, यहाँ पे वो कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि टारगेट आईपी एड्रेस .38.76 है। सेंटर का यानी कि अपनी बात कर रहा है कि मेरा यहाँ पे आईपी एड्रेस .74 है। फिर उसने अपना मैक एड्रेस यहाँ बता दिया कि मेरा मैक एड्रेस 58.94.6p है, जो कि मेरे कंप्यूटर के यहाँ मैक एड्रेस लिखा हुआ है, और टारगेट मैक एड्रेस आपको नहीं पता क्या है यहाँ पे। तो पैकेट के अंदर वो नहीं है, तो अपने इसको इसने उठा के ये पैकेट यहाँ पे ब्रॉडकास्ट किया हुआ है, और यहाँ पे देखो सारे उसने एफ से भरा हुआ है इसको, कि किस एड्रेस पे सेंड कर रहा है, ये सारे एफ पे सेंड कर रहा है यहाँ पे, यानी कि ब्रॉडकास्ट कर रहा है बेसिकली। तभी यहाँ पे ब्रॉडकास्ट लिखा हुआ आ रहा है, और लिखा क्या हुआ है यहाँ पे कि हु हैज़
10.4.38.76 टेल यानी कि इन्फॉर्म करें आप टेल 10.4.38.74 कि .74 आई पी एड्रेस मुझे करंटली बताएं आप कि आके ये आई पी एड्रेस जिसके पास है उसका मैक एड्रेस क्या है। ठीक हो गया, तो इसके जवाब में क्या है आपके पास, उसके जवाब में आपके पास ये पैकेट आया। यहाँ पे कौन रिस्पॉन्ड बैक कर रहा है, जो आपका डिवाइस है जिसका आपने फाइंड आउट करना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेंडर का आईपी एड्रेस यहाँ पे 38.76 है और साथ उसने क्या किया हुआ है, अपना आईपी एड्रेस यहाँ पे डॉट ये सेंड बैक किया 1E.1ED4 वाला, यहाँ पे 1ED4C7D2। तो इस तरह से अगले पैकेट के अंदर इसके पास यहाँ पे उसने अपना यहाँ पे मैक एड्रेस सेंड कर दिया हुआ है, तो आईपी एड्रेस तो आपको पता है यहाँ पे। तो इस तरह से ये ARP प्रोटोकॉल यहाँ पे काम कर रहा होता है। अच्छा, अब मुझे आप लोग बताएं कि अब मैं दोबारा अगर पिंग करता हूँ तो क्या दोबारा ARP यूज़ होगा या नहीं होगा इस बार फिर से। क्या क्या आप लोग फोरकास्ट करते हो कि अगर मैं दोबारा यहाँ पिंग लिखता हूँ यहाँ पर, तो क्या दोबारा से ARP के टेबल यहाँ ये ARP का ये पैकेट सेंड होगा या नहीं होगा। नहीं होना चाहिए से, मैक एड्रेस तो मिल गया अब। जी जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो हम करके देखते हैं। तो देखो इस दफ़ा पीछे कुछ भी नहीं आया आपके पास वायरस आर्ट के ऊपर, तो ये बिल्कुल एम्प्टी रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इसका पैकेट था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसकी एंट्री डिलीट कर देता हूँ, अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे ARP में जाके इसकी एंट्री डिलीट कर देता हूँ। तो अब मैंने क्या किया, अपने ARP टेबल में से मैनुअली खुद से मैंने एंट्री डिलीट कर दी है इसकी। तो अब क्या होगा, अब उसको लाजमी यहाँ पे दोबारा से एक्सेस करना पड़ेगा यहाँ पे ARP प्रोटोकॉल को यहाँ पे, तो दोबारा से वो फिर से वो करेगा। तो अगर मैं अब पिंग लिखता हूँ यहाँ पर, तो अब पहले उसको ARP साथ ही पीछे एक्टिवेट हो गया है। पहले ARP आया, उसके बाद पिंग रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। तो इस तरह से ये चीज़ काम करती है कि उस केस में आपके पास ही आपको ARP यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपके पास अपडेटेड है यहाँ पे, फिर आपके पास प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ पे आप आराम से यहाँ पे कर सकते हो। तो इस तरह से ये ARP टेबल यहाँ पे काम करता है। हम ARP को मैक एड्रेसेस फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। जी जी, आपने सिर्फ IP को ट्रांसलेट करना है मैक में, और मैक को IP में ट्रांसलेट करना है, तो उसके लिए आपको मैक टेबल्स ये ARP टेबल चाहिए होगा। तो ARP टेबल आपके पास स्टोर हो रहा है अपनी कॉपी, जब आपने अपडेट करना होगा तब आप ARP प्रोटोकॉल यूज़ करोगे। जब आपके पास ये एंट्री आ जाएगी तो आप अपने टेबल में सेव कर लोगे यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि अगर आपने टिपिकल कोई चीज़ नेटवर्क से बाहर करनी हो, फिर हम कैसे मैक एड्रेसेस को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अगर सपोज करो कि आपके पास यहाँ पर 2 सबनेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये आपके पास फर्स्ट सबनेट है यहाँ पर, और ये आपके पास सेकंड सबनेट है यहाँ पे। दोनों सबनेट्स की आप स्कीम को चेक कर सकते हो कि दोनों की स्कीम्स यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पर अगर आप चेक करो, ये 111 वाली सीरीज़ यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे 222 वाली सीरीज़ यूज़ हो रही है यहाँ पे इस साइड पर। अच्छा, दोनों सबनेट्स को कनेक्ट करने के दरमियान में हमने एक राउटर यूज़ करना है। यहाँ पे हम स्विच नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम राउटर यूज़ कर रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि जब आपने इन दोनों को कनेक्ट किया है, इन दोनों कंप्यूटर्स को यहाँ पे कनेक्ट किया सबनेट के साथ, तो यहाँ पे आप स्विच यूज़ कर रहे होगे, यहाँ भी एक स्विच होगा जो कि बेसिकली इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब ये सबनेट और ये सबनेट आपस में कनेक्ट करने हैं आपने, फिर आपने यहाँ पे राउटर लगाना है दरमियान में। तो राउटर क्या करेगा, वो बेसिकली 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स को यहाँ पे कनेक्ट करने में हेल्प करता है। तो इसकी 2 डिफरेंट इंटरफेसेस यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन जो PTCL वाला होता है, हम PTCL वाले को राउटर कहते हैं क्योंकि वो डिफरेंट नेटवर्क की टाइप को ट्रांसलेट कर रहा है, कि वो आपका जो ग्लोबल जो IP एड्रेस है उसको ट्रांसलेट कर रहा है आपके लैन के अंदर, तो उसको हम राउटर कहते हैं। लेकिन अगर आप स्विच लेते हो 2 कंप्यूटर्स को अटैच करने के लिए, उसको हम खाली वो एक ही प्रोटोकॉल के ऊपर काम कर रहा है, और ट्रांसलेशन यहाँ पे नहीं कर रहा होता। अच्छा, तो सपोज करो कि आपने यहाँ पे A ने यहाँ पे कोई पैकेट सेंड करना है B को यहाँ, तो वो कैसे यहाँ पे पैकेट सेंड करे, क्योंकि A के पास सिर्फ IP एड्रेस तो है B का, लेकिन उसके पास B का यहाँ पे मैक एड्रेस नहीं, तो कैसे ये प्रोसीड करेंगे सब कुछ। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप होगा आपके पास। तो फर्स्ट जो A यहाँ पे जो फ्रेम बनाएगा अपना,
तो उसके अंदर क्या होगा, पहले उसने अपना आईपी का सोर्स लिख दिया कि मेरा ये आईपी है और ये मेरी डेस्टिनेशन जो है उसका आईपी यहाँ पे ये है 222 वाले सारे यहाँ पे नंबर हैं, बी का उसने आईपी यहाँ पे लिख दिया और ऊपर उसने अपना आईपी यहाँ पे लिख लिया। अच्छा, उसके बाद फिर उसने क्या किया, उसने कहा कि ऐसा, फिर उसने उसके बाद क्या किया, उसने अपना यहाँ पे मैक एड्रेस पे लिख दिया कि मेरा मैक एड्रेस यहाँ पे 7429 यहाँ पे ये 9C वाली सीरीज़ है मेरे पास, तो ये आपके पास मैक ए का मैक आ गया यहाँ पे। अच्छा, लेकिन जो मैक ऑफ डेस्टिनेशन है यहाँ पर, अगर ये ज़रा गौर करें तो बेसिकली ये जो मैक एड्रेस है ये इस राउटर की इंटरफेस का मैक एड्रेस होगा। तो ये इस राउटर की इंटरफेस का मैक एड्रेस यहाँ पे जा रहा है, क्योंकि इस राउटर के थ्रू होके जाना है। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे इस इंटरफेस पे आपने सेंड करना है पहले पैकेट, तो हमने इस इंटरफेस की डेस्टिनेशन यहाँ पे मैक एड्रेस यहाँ पे लिखी हुई है। तो अगर आपको याद हो कि फर्स्ट जो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ होता है ये वो उस इंटरफेस का मैक एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो फर्स्ट एंट्री होगी आपकी ARP टेबल के अंदर 1.1 वाली, ये बेसिकली इंटरफेस का मैक एड्रेस है। जी जी, किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछना? चलिए, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपका पैकेट यहाँ से उठ के आपका फ्रेम उठ के यहाँ तक आ गया, राउटर के इस इंटरफेस पे आ गया। अच्छा, राउटर के अंदर आप यहाँ पे आईपी भी आपके पास होते हैं, लेकिन स्विच के अंदर आईपीस नहीं होते यहाँ पे। तो अब ये राउटर क्या करेगा, दोबारा से उठा के इसको थोड़ा चेंज करेगा। तो अब इस राउटर ने क्या किया, उसने मैक एड्रेस दोबारा से यहाँ पे चेंज कर दिया। तो उसने क्या लिखा है कि सोर्स मैक मेरे पास वो है जो राउटर का ये वाला मैक एड्रेस है इस इंटरफेस का, और डेस्टिनेशन मैक यहाँ पे उसने क्या यूज़ किया हुआ है बेसिकली यहाँ पर, जो कि बी का जो मैक एड्रेस है जिसका जो ARP टेबल्स के पास पड़ा हुआ होगा। तो अगर नहीं पड़ा हुआ तो ये ARP यूज़ करके फाइंड आउट कर लेगा। तो अब उसने फ्रेम के अंदर यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक इसका लिखा हुआ है, लेकिन सोर्स मैक राउटर ने अपनी इंटरफेस का लिखा हुआ है। तो उसके बाद फिर क्या होगा, ये फ्रेम उठ के यहाँ पे आ जाएगा बी के पास। तो ये बी को रिसीव हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका इसका मतलब क्या, सर सबसे इम्पोर्टेंट। जी जी। सर इसमें आईपी एड्रेसेस क्यों नहीं चेंज हो रहे? अच्छा, आईपी एड्रेस, हाँ, क्योंकि आईपी एड्रेस अगर आपको याद होगा, फिर हम पैकेट की बात करते हैं, पैकेट के अंदर कभी भी आईपी एड्रेस आप चेंज नहीं करते। तो जो सोर्स का आईपी होगा वही रहना चाहिए, जो डेस्टिनेशन का आईपी होगा वही रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैक एड्रेस होता है वो हम चाहते हैं खाली अपने लैन के अंदर यूज़ करें। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा अपना जो सबनेट है यहाँ पे, इसके अंदर मुझे मैक की ज़रूरत है अपनी बात करने के लिए, लेकिन अगर मैं इस सबनेट से बाहर जा रहा हूँ तो फिर मेरी मैक एड्रेस की कोई खास वैल्यू नहीं है। तो बेसिकली ये यहाँ पे पॉइंट है कि फिर आपको आपका मैक एड्रेस किसी काम का नहीं है, आपने खाली अपने लैन के अंदर बात करने के लिए मैक एड्रेस यहाँ पे यूज़ करना है। तो इसलिए जब आप इस लैन के अंदर जब बात कर रहे हो तो आपका अपना मैक एड्रेस इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन जब आप उठ के यहाँ से इस साइड पे आ गए हो तो फिर आपका ये मैक एड्रेस किसी काम का नहीं है, फिर आपको इस राउटर का मैक एड्रेस यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपके बिहाफ पर राउटर भी कम्युनिकेट कर रहा है बेसिकली यहाँ पे। तो इसलिए हम यहाँ ये चीज़ एक्सप्लेन करती है यहाँ पे क्यों हमें मैक आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, वरना हम खाली मैक एड्रेस से काम चला देते हैं। तो आईपी एड्रेस यूज़ करने की वजह यही है कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि ग्लोबली एग्जिस्ट कर सके। ये ना हो कि आपके खाली लैंड के अंदर एग्जिस्ट करता हो, बाहर एग्जिस्ट ना करता हो। तो इसलिए हम कहते हैं कि आईपी एड्रेस स्कीम होनी चाहिए आपके पास जो कि बाहर भी आगे फॉरवर्ड होती रहे। तो मैक एड्रेस खाली आपके लोकल सबनेट तक रहेंगे, लोकल लैन में आपने बात करनी है, लैन से बाहर वो किसी काम के नहीं है। तो उसके बाद फिर राउटर की इंटरफेस के मैक एड्रेसेस यूज़ हो रहे होंगे। तो ये इसकी मेन वजह है यहाँ पे। तो वो यहाँ पे कम्युनिकेट कर नहीं पाता क्योंकि उस लैन का हिस्सा नहीं है ये कंप्यूटर यहाँ पे। तो इनके बहुत बेयर बोन किस्म का प्रोटोकॉल है यहाँ पे, तो वो सिर्फ इसके लिए फिर आपको आईपी एड्रेस यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। आईपी एड्रेस आपका चेंज नहीं होगा ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे इसके पास रहे। तो जब बी के पास रिसीव हो जाएगा तो बी एग्जैक्टली इसी तरह से यहाँ से इसको रिप्लाई बैक करेगा जिस तरह से उसने यहाँ पे रिसीव किया हुआ है। जी, क्लियर हुआ आपको यहाँ पे? यस सर। अच्छा, अब जरा हम यहाँ पे थोड़ा सा गौर करते हैं कि अगर आप यहाँ पे किसी तरह किसी कंप्यूटर का अगर ARP टेबल को चेंज कर दो मैनुअली, अगर कभी, तो सपोज करो कि अगर आपके पास ARP टेबल के अंदर ये एंट्री हुई हुई यहाँ पर, ठीक है, तो लेकिन अगर आप क्या करते हो यहाँ पे, आप कहते हो कि नहीं मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे मैं एंट्री चेंज कर देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे 7.14 की जगह जो मैक एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है इसको चेंज करके यहाँ पे कोई और मैक एड्रेस लिख दो जो कि बेसिकली सी का मैक एड्रेस है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह एंट्री यहाँ पे सी की कर दूँ, या मैं आईपी एड्रेस सी का लिख दूँ, मैक एड्रेस अगर बी का लिखा हो,
तो कोई बता सकता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि अगर मैं खुद से मैनुअली यहाँ पे एक एंट्री कर देता हूँ ARP टेबल के अंदर यहाँ पे, उससे क्या हो रहा होगा, उससे आपने आईपी एड्रेस तो बी का लिखा होगा लेकिन आपने मैक एड्रेस सी का लिखा हुआ है। तो ये एक ARP टेबल के अंदर अगर हम ये काम कर दें कि मैक एड्रेस आपके पास सी का लिखा हो लेकिन आईपी बी का लिखा हो, तो उससे क्या क्या रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, क्या इफेक्ट मिलेगा यहाँ पे, को बता सकते हैं? सर वो आईपी उस मैक एड्रेस पे एलोकेट कर देगा। अच्छा, एलोकेट तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक के पास तो अपना टेबल है यहाँ पे। चलिए मैं यहाँ पे एक एंट्री करके दिखाता हूँ आपको। जो सपोज करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे ये बी की यहाँ बी के ये मैक एड्रेस डॉट 7.14, तो यहाँ पे मैंने इसकी जगह यहाँ पर उठा के डिलीट करके यहाँ पे ए का मैं कहता हूँ मैक एड्रेस था ABCDEF फिर AB। तो सपोज को मैं करता हूँ कि ABCDEF फिर AB फिर CDEF, तो मैंने सी का मैक एड्रेस यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा, अब होगा क्या, अब कम्युनिकेशन बेसिकली ए और बी की होनी थी, तो इन दोनों ने आपस में बात करनी थी। लेकिन अब चूंकि अब ए का मैक ARP टेबल के अंदर गलत मैक एड्रेस लिखा होगा, तो क्या हो रहा होगा कि ए के सारे जो पैकेट्स थे जो कि बेसिकली बी के पास जाने थे, वो गलती से यहाँ से क्या हो रहे होंगे, वो सी के पास जा रहे होंगे। ठीक हो गया। और फिर सी क्या कर सकता है, सी मे बी ये कर रहा होगा, सी उन पैकेट्स को रीड कर रहा हो, रीड करने के बाद वो क्या करता हो, मे बी वो आगे फॉरवर्ड कर रहा हो बी को। तो ये एक बहुत एक खतरनाक कॉन्फ़िगरेशन होती है जो कि लोग यूज़ करते हैं नेटवर्क्स को यहाँ पर ब्रेक करने के लिए, कि आपके कंप्यूटर में क्या होगा कि वायरस आ जाएगा, वो वायरस क्या करेगा, आपका ARP टेबल चेंज कर देगा। फिर जो हम इस ARP टेबल को यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हम एडिट भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे चेक करो, इसकी एंट्रीज होती हैं। अगर आप ARPD यूज़ करते हो आप डिलीट कर सकते हो, अगर आप ARP/S करते हो तो आप एंट्री ऐड कर सकते हो। तो आपको एंट्री डिलीट करके कोई नई एंट्री कर दो, उसमें क्या करोगे, आपने खाली मैक एड्रेस चेंज करना है। तो क्या हो रहा होगा कि आप जिस एक्चुअल बंदे से बात कर रहे हो उसकी जगह डेटा आपको किसी और बंदे के पास जा रहा होगा, और फिर वो आगे जाके मे बी फॉरवर्ड कर रहा हो जो कि रियल बंदे को पढ़ने के बाद। तो इससे क्या होता है, इससे सर्विलेंस करना बड़ा आसान हो जाता है यहाँ पे। कि वो क्या कर रहा है यहाँ पे, ये बंदा सी कंप्यूटर यहाँ पे क्या कर रहा होगा, वो बेसिकली ए और बी की यहाँ पे की चैट को आपस में सर्विलेंस कर रहा होगा, यहाँ पे सारे के पास रिकॉर्ड आ रहा होगा यहाँ पर कि क्या क्या यहाँ पे बातें हो रही हैं। अच्छा, इस चीज़ को हम कहते हैं ARP पॉइजनिंग। तो इसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं ARP पॉइजनिंग। तो इसके ज़रिए क्या होता है, बेसिकली आपका वायर टैप स्टेबलिश ब्लॉक करते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि आपने ARP लेवल पे वायर टैपिंग की है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन तरीके है लोगों के कंप्यूटर्स को हैक करने का, कि आप उनकी ARP टेबल की एंट्रीज ख़राब कर दो, तो आप जो लेजिट क्लाइंट होगा उसके सारे आप पैकेट्स को यहाँ पर रीड कर सकते हो। तो अगर सपोज करो कि अगर मैं यहाँ पर .7.1 वाले आईपी के मैं यहाँ पे मैक एड्रेस चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे अपना लिख देता हूँ यहाँ पर, तो क्या होगा, तो राउटर के साथ जो भी कम्युनिकेशन आपने कर रहे थे, तो सारी की सारी आपके पास आपसे हो के जा रही होगी, यानी पूरी की पूरी आपने उसकी हर कम्युनिकेशन को देख लिया यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे अगर ये चेंज करता हूँ यहाँ पे मैक एड्रेस, यानी इस IP एड्रेस 137.196.7.1 के अगेंस्ट मैं अपना मैक एड्रेस लिखता हूँ, तो चूंकि तो राउटर का मैक एड्रेस था यहाँ पर, फिर इसके थ्रू जाके वो इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा था यहाँ पे, तो आपने ये सारी की सारी कन्वर्सेशन यहाँ पे टैग कर ली। तो ये इसके लिए हमें क्या करना सुनील चाहिए? सर, जी जी। सर आप काइंडली मीटिंग की सेटिंग चेंज कर दें, कोई रिमूव कर रहा है सर बार बार।
जी, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी इस वायर टैपिंग से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो किसी ने मेरा टैप किया हुआ है कंप्यूटर यहाँ पर, मेरे पैकेट सारे रीड हो रहे हैं लाइन के ऊपर, कोई कंप्यूटर पड़ा हुआ है जो रीड कर रहा है सारे के सारे पैकेट्स, तो क्या करना चाहिए? आप लोग क्या रिकमेंड करते हो? क्या हमें करना चाहिए इस केस में? जी, एनी आइडिया? सपोज़ फिर किसी ने आपके राउटर वाले आईपी एड्रेस के अगेंस्ट गलत मैक एड्रेस की एंट्री कर दी है आपकी ईआरपी टेबल के अंदर, तो आपके सारे पैकेट्स अब आपके सर्विलेंस में जा रहे हैं। और जो बंदा तो हम सर्विलेंस कर रहा है, एड्रेस चेंज कर सकते हैं। नहीं, मैक एड्रेस चेंज तो नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको चाहिए कि आप अपना एआरपी टेबल फ्लश कर दो। फ्लश करने का मतलब क्या है कि आप सारी एंट्रीज डिलीट कर दो उसकी। तो सारी एंट्रीज डिलीट ऑल कर दो सारी एंट्रीज को। फिर क्या होगा, सारे वो खुद से नए आईपी एड्रेस खुद से फाइंड करेगा एआरपी ब्रॉडकास्ट कर करके। तो जो भी इसको आईपी एड्रेस चाहिए होगा वो उठा के वो ब्रॉडकास्ट करेगा, उसका रिप्लाई उसके पास आया करेगा। तो इसके हिसाब से वो फिर दोबारा से टेबल बना देगा अपना। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, अपना एआरपी सर टेबल फ्लश। जी जी। सर जब फ्लश करने के बाद वो दोबारा बनाएगा तो दोबारा नहीं पता चलेगा कि क्या मतलब कि उसकी आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस वगैरह हैं? जी, जी, अभी जब फ्लश करने के बाद नया बनाएँगे तो आपके पास जेन्युइन वाले मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस आ रहा होगा स्टार्ट के अंदर। वो होता क्या है, वो तो हमारे पास हमारे कंप्यूटर पे कोई वायरस होता है जो कि एक्चुअली क्या कर रहा होता है, यहाँ पे वो ऐड डिलीट करके एंट्रीज़ चेंज कर देता है। कि मेरे पास जो एक्चुअल यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई एक्चुअल एंट्री यहाँ पे आई हुई है, .76 की एंट्री यहाँ पे हुई हुई है। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं डिलीट कर लूँगा इसको, फिर मैं नई एंट्री यहाँ पे कर लूँगा। तो नई अगर एंट्री अगर आपने करनी है तो आप यहाँ पे स्लैश एस को यहाँ पे यूज़ करते हो यहाँ पे। तो स्लैश एस करके आप यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखो तो सर और ये आगे। दोबारा दोबारा भी तो हो सकता है, तो इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है? जी, जी, एक जो परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि जो एआरपी के ये जो कमांड्स हैं ना डिलीट करने को, ऐड करने के लिए, इसके लिए वो रूट एक्सेस मांगता है कि आपने एज़ ए रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर करना होगा सीएमडी के कमांड प्रॉम्प्ट को। तो इसका मतलब है कि आप सोच समझ के ऐसे प्रोग्राम्स को एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दें जिन पे आपका ट्रस्ट बनता हो। तो अगर मैं वैसे इसको रन करता हूँ तो ये मुझे डिलीट करना अलाउ नहीं करता, खाली रीड ऑनली होता है। तो मैंने इसको यहाँ पे एज़ एडमिनिस्ट्रेटर रन किया हुआ है सीएमडी के बॉक्स, तो तब जाके मुझे डिलीट ऐड करना अलाउ कर रहा है। इसके अलावा कोई ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। इसमें ये है कि आप इसकी टीटीएल जो एक्सपायरी होती है बहुत कम टाइम रखें यहाँ पे, कि आप इसका एक्सपायरी यहाँ पे 15-20 मिनट की एक्सपायरी यहाँ पे रखें। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप स्टार्ट में याद करो, यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है कि हमने इसकी एक्सपायरी बहुत कम रखी हुई होती है। तो यहाँ पे लिखा होता है कि आप 20 मिनट के अंदर टीटीएल 20 मिनट का टीटीएल यहाँ पे रखो तक 20 मिनट के बाद आपकी मैपिंग दोबारा से हो रही हो। तो इसका यही बेसिक यहाँ पे पर्पस क्या है कि आपको यहाँ पे थोड़ी सी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि आपका लॉन्ग टर्म ये चीज़ ना चलती रहे, तो 20 मिनट के बाद ये वापस रीसेट यहाँ पे हो जाए। तो ये बेसिकली मकसद है टीटीएल का यहाँ पे। लेकिन ये दोनों चीज़ें अगर आप कंबाइनली देखो कि एक एआरपी टेबल और एक आपके डीएनएस का जो टेबल यहाँ बना हुआ है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इन दोनों के ज़रिए बहुत से सिक्योरिटी ब्रीचेस होती हैं आपके पास। तो आपको याद होगा डीएनएस टेबल तो हमने देखा हुआ है, ए वालों ने देखा हुआ है, सॉरी बी वालों ने, हमने वो डेमो नहीं देखा हुआ इसका। तो उनको भी एक दफ़ा उनके साथ भी करना है हमने काम। तो डीएनएस का भी टेबल होता है आपके कंप्यूटर के अंदर, इसको भी हमें फ्लश करना पड़ता है। वरना उसके अंदर भी क्या हो रहा होता है डीएनएस के टेबल के अंदर कि आपके पास गलत यूआरएल के अगेंस्ट गलत आईपी एड्रेस लिखे होते हैं। मतलब क्या होगा, आपके पास google.com के अगेंस्ट जो आईपी लिखी होगी फॉर एग्जांपल, हो सकता है वो कोई फेक आईपी हो जो कि गूगल की क्लोन बनी हुई हो। तो किसी ने गूगल की क्लोन बनाई होगी और उसने आईपी एड्रेस अपना लिखा होगा, तो उससे क्या होगा, आप उसके पेज पे जा रहे होगे बार बार, तो वो डेटा चोरी कर रहे होते हैं वहाँ पे। तो ये डीएनएस टेबल के अंदर एक फेक एंट्री हुई होती है अक्सर। तो हमें डीएनएस को भी हमें फ्लश करना पड़ता है टाइम टू टाइम, और हमें एआरपी को भी फ्लश करना पड़ता है फ्रॉम टाइम टू टाइम अगर हमें सिक्योरिटी चाहिए। तो ये दो मेजर यहाँ पे सिक्योरिटी के यहाँ पे लूप होल्स एग्जिस्ट करते हैं इस टाइम पर। बाकी चीज़ें हमने काफ़ी तक एक्सप्लोर कर ली हैं, लेकिन ये दो चीज़ें अभी तक वैसे के वैसे ही चल रही हैं यहाँ पे। तो बेसिकली हमारे नेटवर्क का आर्किटेक्चर ऐसा है कि हमें ये सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता इस हवाले से। तो अनलेस कि आप एआरपी को रिप्लेस करो तब तक हम कुछ और मज़ीद कर नहीं सकते फिलहाल। जी, किसी के क्वेश्चंस रहते हो इस बारे में? ठीक, सबको क्लियर है होपफुली। तो आप लोग खुद से भी एआरपी का एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। तो आप ऐसे सीएमडी रन करो और एक किसी की एंट्री को खुद से चेंज भी करके देख सकते हो। आप यहाँ पे देखो कि कैसे बिहेव करता है यहाँ पे, तो आप डिलीट करके एंट्री चेंज कर लो, देखो कि वो कैसे एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता आपकी वो। तो
चलें जी, क्वेश्चंस हैं तो पूछ नहीं तो फिर हम साइन ऑफ करें। चलें जी, ठीक है, सही है। बस क्विज आप याद से अटेम्प्ट कर लेना। आई थिंक बिफोर 5 PM से पहले पहले अटेम्प्ट कर लेना आप लोग बस। सर वो क्लोजेस्ट तो उसकी जो 6 PM है। जी फिर 6 PM से पहले पहले कर लेना, ठीक है। सर ठीक है इसके सर। अलावा कितने होंगे? और सर नेक्स्ट वीक तो नहीं हो सकेगा ना? मेरे ख्याल में 14th को ही सर ईद है सर। जी उसके बाद फिर 2 ही पॉसिबल हैं, तो 5 ही बनेंगे ना आप लोगों के फिर। ओके सर। चले सही है, एक असाइनमेंट को याद से देख लेना, अगर उसको भी थोड़ा टाइम दे देना अगर सर आपको। वो जी वो असाइनमेंट का पैक जो आपने दिया हुआ है सर, जैसे हमारे फाइनल थोड़े से एक्सटेंड हो गए हैं तो सर उसका वो डेट्स एक्सटेंड नहीं हो सकती सर? तो आपकी उसकी एक्सटेंड 31 तक ही है ना आपकी डेट उसकी सर फाइनल वो से पहले। 15 वाला जो आपने बोनस वाला दिया हुआ है वो नहीं थोड़ा सा हो सकता? वो तो खाली बोनस सर के लिए है उसका ना, उससे प्लीज फर्क नहीं चेंज पड़ता। कर दें थोड़ा सा। जी सॉरी। बोनस वाला आपने दिया वो डेट थोड़ी सी चेंज कर दें। चलें फिर ऐसा कर लो कि क्योंकि उसके बाद बोनस में एक्चुअल डेडलाइन में डिफरेंस ही को नहीं रहता ना, सर वो मसला आप ये है। सारी डेडलाइंस को सर आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना। फाइनल्स भी तो सर एक्सटेंड हो ही गए हैं, तो आपने पहले वाले फाइनल्स के हिसाब से डेट्स रखी हुई थी। हाँ, अच्छा ये आपका जो फाइनल है वो मोस्ट प्रॉब्ली है आई गेस 3rd को 30 आपका को फाइनल। करें। यस सर, लेकिन सर ये शायद एक्सटेंड ही हो जाए, ये ऑनलाइन तो नहीं हो सकते। तो मेरा तो ख्याल है ऑनलाइन इन्होंने दिमाग अपना माइंड मेकअप कर लिया हुआ है, तो यही अब करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं चेंज करेंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली 3rd को ही होगा आपका, 3rd जून को ही एक एग्ज़ाम होगा। तो इसलिए इस लिहाज से अगर असाइनमेंट आपने करनी है तो फिर तो 31 तक ठीक रहता है उसकी डेडलाइन, वरना फ़ायदा नहीं है उसके बाद करने का, कि आपकी जो प्रैक्टिस जो करके जो आपको फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में फिर वो नहीं हो सकेगा। तो फिर आप खाली असाइनमेंट जमा कराने के लिए कह रहे हो, तो इसलिए फाइनल से पहले डेडलाइन रखी हुई है। लेकिन आप ये कर सकते हो कि आप फिर 20 तक ले लो बोनस के लिए टाइम पे, 5 डेज एक्सटेंड कर लो। 5 डेज का ही सेमेस्टर एक्सटेंड हुआ है तो 5 डेज आप उसमें एक्सटेंड कर सकते हो, ये कर सकते हो। ठीक है सर। सर आपने कहा था आप पेपर भी डिस्कस करेंगे कैसा आएगा फ्राइडे को, तो वो भी बता दें प्लीज़। अच्छा अब ये कि अब जो अगले जो 2 वीक्स है ना हमारे, उसके अंदर हम बेसिकली हमने कोर्स तो पूरा तकरीबन कर लिया हुआ है, सिर्फ एक आध टॉपिक रह गया। तो अब बेसिकली हम फाइनल एग्जाम वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही करेंगे बेसिकली। तो अब हमने यही काम करने के डिफरेंट क्वेश्चंस उठाएंगे, इनको सॉल्व करेंगे, केस स्टडीज करेंगे। तो एग्जैक्टली ये जो अगले जो 2 वीक्स हैं इस पे हम फाइनल की तैयारी ही कर रहे होंगे, तो इनको बस स्किप ना करना, इसमें मैक्सिमम सब लोग पार्टिसिपेट कर लो। तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम में आ रहे होंगे। तो हम डिफरेंट केस स्टडीज़ करेंगे, डिफरेंट रियल वर्ल्ड की, तो आप उसको फॉलो करते रहो, सारे प्रोटोकॉल्स को कंबाइन करेंगे हम। तो इस तरह की केस स्टडीज़ हम किया करेंगे, तो बस इसमें साथ साथ फॉलो करते रहो। तो यही अब आपकी फाइनल एग्जाम की तैयारी होगी। तो बेसिकली जिस तरह केस बेस्ड क्वेश्चन थे आपके इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर, केस स्टडी होगी छोटी सी आपके पास, तो उसी तरह के आपके पास क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर। तो वो तो मोस्ट प्रॉब्ली हम नेक्स्ट वीक से हम यही स्टार्ट करेंगे। तो अगले जो 6-7 लेक्चर्स जो होंगे आपके, उसके अंदर हमने इसी एग्जाम वाले क्वेश्चन के पैटर्न्स को यहाँ प्रैक्टिस करना है, बेसिकली यही काम करना सर ये जो हमारे क्विजेज हैं उनकी वेटेज कितनी है? है। इनकी आई गेस 20 से 30 के दरमियान में होगी। तो अभी तक तो एवरेज बहुत कम है क्विज की, अगर कम नहीं तो फिर इसकी वेटेज 20 कर देंगे, अगर ज़्यादा बेहतर होगी तो 30 कर देंगे इसकी। सर क्या एवरेज थी? अभी तक तो कम है, लोगों की 5-6 के अराउंड एवरेज बन रही है। तो इसलिए अगर अगर बाकी 3 क्विज आप लोगों के अच्छे हो गए तो बढ़ा देंगे, ना फिर 20 से ऊपर नहीं करते फिर इसका। ओके सर। चलिए जी ठीक है, सही है। तो असाइनमेंट अटेम्प्ट करो, इन केस आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहाँ पे अपनी टीम्स के चैनल के ऊपर क्वेश्चंस पोस्ट करते रहना, अगर आपको लगे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, ताकि सबको आइडिया हो जाए इसका ना। तो एक ही आंसर दें तो सबके पास वो इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाए। तो अलग अलग ना करना, टीम्स के चैनल के ऊपर कर देना अपनी, इसी कंबाइन वाले चैनल के ऊपर ही कर देना है, यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ लेना अपने, अगर आपको कोई चीज़ क्लैरिफाई करनी है असाइनमेंट में। चलिए जी, थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।